हेलो ऑल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो बिफोर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सी what actually is a conductor and an insulator. Now ये तो तुम लोगों को लग रहा होगा, ये तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा हुआ है। कंडक्टर क्या होता है? दैट what conducts heat and electricity. Insulator that does not conduct heat and electricity. Okay, but here we are about to study the behavior of mainly conductor with respect to इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अगर कोई भी सब्सटेंस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद द चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस आर फ्री टू मूव थ्रू द सब्सटेंस, देन वी से दैट सब्सटेंस इज ए कंडक्टर। अगर हम लोगों ने एक ऐसा सब्सटेंस लिया और वो सब्सटेंस को लेके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और रखने के बाद हम लोग को दिखाई दे रहा है या फिर हम लोगों ने देखा जो चार्जेस है उस सब्सटेंस का, that they are free to move through the substance, then we can say that substance is what? A conductor. And if the charges are not free to move through the substance, then obviously we will say that substance is insulator. Okay, ये तो हो गया with respect to electric field. Now when we say conductor, तो कंडक्टर के पास जनरली क्या होता है? कंडक्टर के पास जनरली होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर के पास जनरली क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ फिर से यहाँ पे एक बात आ रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये है जब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब है अगर एक कंडक्टर लोगे, अगर एक कंडक्टर ले रहे हो तो इनिशियली वो कंडक्टर में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है। Okay, the number of positive charge and the number of negative charge is equal. But what actually is, ये कंडक्टर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होता है जिसके पास परमिशन होता है फ्रीली मूव करने के लिए। और ये फ्रीली मूव क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटॉम। ये कंडक्टर का जो एटॉम्स है उसके न्यूक्लियस के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है जो स्ट्रांगली बाउंड नहीं होता है। सो वो क्या कर सकता है? इधर उधर जहां मर्जी मूव कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। पकड़ लो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन में से 7 इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस है और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि इधर उधर मूव कर सकता है, दे आर नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस। सो दैट 3 इलेक्ट्रॉन बिकम्स व्हाट? Number of free electrons of that conductor. Insulator में there is no free electrons. Okay, and if there are no free electrons, we cannot have conduction. Okay, for conduction the number of free electrons should be there. There should be a minimal number of free electrons. Okay, याद रखना, कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस चार्ज कब होता है? जब उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, अभी प्रोटॉन तो हम लोग दे या फिर ले नहीं सकता एक सब्सटेंस में, क्योंकि प्रोटॉन स्ट्रांगली बाउंड रहता है टू द न्यूक्लियस। तो जनरली क्या होता है, एक सब्सटेंस से या तो इलेक्ट्रॉन जाता है या फिर वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास क्या बचेगा? प्रोटॉन ज्यादा बचेगा, तो फिर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये नहीं होता है कि एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये होता है उसके पास ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन है which are free to move. Okay, now behavior of conductor in electric field. So जब एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें कुछ बिहेवियर देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, जो पहला बिहेवियर है हम लोग पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे बिहेवियर के बारे में एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो पहला जो कंडक्टर बिहेवियर दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या होता है? There is no net electric field inside the conductor. Okay, so number 1 प्रॉपर्टी या फिर नंबर 1 बिहेवियर लिख लेना,
जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। दैट मींस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर? जीरो। ओके, नाउ ये क्यों होता है? देखो यहां पे पकड़ लो एक पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, और यहाँ पे पकड़ लो कुछ नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है? तो ऑब्वियसली इनके वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। सो हम लोग को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है कि नहीं? तो ये पकड़ लो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यहां पे पकड़ लो हम लोग के पास एक कंडक्टर है, यहां पे हम लोग के पास एक कंडक्टर है, ठीक है? इनिशियली कंडक्टर में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। नाउ जैसे ही ये कंडक्टर को यहां पे प्लेस करोगे, अच्छे से समझना, हाँ, ये वाला कंडक्टर को हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो जैसे ही ये कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो कंडक्टर के अंदर भी है ना, यहाँ पे तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये तो कंडक्टर के अंदर भी रहेगा अभी, मतलब कंडक्टर में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? ऑब्वियसली ये तो पहले से था, उसी के अंदर तो हम लोगों ने इसको प्लेस किया, किसको? ये कंडक्टर को, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो अभी है। नाउ हम लोग को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है। अभी ये कंडक्टर के अंदर क्या है? दिस कंडक्टर कंटेन्स सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? वो पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है, और नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है कि नहीं? दो कॉन्सेप्ट समझ लेना यहाँ पे। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे वो इस तरफ लगेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस तरफ मूव हो जाएगा, है कि नहीं? एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है? मैं ये फील्ड लाइंस को मिटा देता हूं। यहां पे याद रखना एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, ये एक्सटर्नल फील्ड इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है? ऑल्सो अगर हम लोग ऐसा सोचे, ये नेगेटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने इंडक्शन में पढ़ा था ना, एक नेगेटिव चार्ज को अगर लाओगे सामने तो वो नियर एंड में क्या करेगा? एक न्यूट्रल स्फीयर को क्या करेगा? वो चार्ज इंड्यूस करेगा। कौन सा चार्ज इंड्यूस करता है? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है कि नहीं? तो ये नेगेटिव अगर हम लोग कंसीडर करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। ओके भाई, ओके, ऐसे भी सोच सकते हो, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को अपने ओर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को अपने ओर खींचेगा, है कि नहीं? तो कुछ भी कॉन्सेप्ट ले लो, जो मेन मुद्दा है वो ये है, ये जो नियर एंड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, और ये जो एंड है यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग ऐसा सोचे कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, तो ये फील्ड की वजह से पॉजिटिव पे इस तरफ फोर्स लगेगा तो वो यहाँ पे आ गया, नेगेटिव पे इस तरफ फोर्स लगेगा अगर तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? इसका और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अभी के लिए ये मतलब बेसिकली ये समझ के रखो, ठीक है? नाउ यहां पे हम लोगों ने देखा ना, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो यहां पे भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक रीजन क्रिएट हो गया, है कि नहीं? तो यहां पे क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में था क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक होता रहेगा? ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक होता रहेगा जब तक कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट नहीं कर दे,
समझ में आ रहा है बात? ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा या फिर ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, तब ये इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट से जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगा रहा है और इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, जब ये इसको कैंसिल कर देगा तब तो ये और फोर्स लगाएगा ही नहीं, ठीक है। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कौन करेगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर? जीरो। ओके, so our first behavior, there is no net electric field inside the conductor. Why? Because the external electric field within the conductor is being cancelled out by the induced electric field within that conductor. Okay, due to which the net electric field inside the conductor is what? Zero. ठीक है, देख लो एक बार। ओके, तो जैसे मैंने बोला हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सोच सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव को क्या करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाएगा और नेगेटिव को अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, देयर इज नो नेट चार्ज inside a conductor and excess charge resides on the surface of the conductor. So जो कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? जीरो। और अगर कंडक्टर के पास कोई भी एक्सेस चार्ज है, दैट मींस एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयंस या फिर एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयंस, तो वो जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो कहां पे होगा? इट विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नाउ ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मली भी समझ सकता है एंड विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ सकता है। तो पहले हम लोग विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग का टॉपिक है वो समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ ये कंडक्टर पकड़ लो। नाउ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है कि नहीं? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो अगर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका फ्लक्स कितना होगा? ऑब्वियसली जीरो, है कि नहीं? सो अगर एक कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसका फ्लक्स जीरो है। सो वी नो बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ since electric field is zero, what is flux? Zero. So what will be the charge? Zero into epsilon naught, zero. So अगर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, there is no net electric field, so there is no net charge also. उसके अंदर चार्ज भी क्या है? जीरो ही है। या फिर नेट चार्ज कितना है? We cannot say charge zero, we can say net charge कितना है? जीरो ही है। नाउ यहाँ पे अभी बात आता है, अगर एक्सेस चार्ज होगा तो क्या होगा? तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो उसके पास बचेगा क्या ऑप्शन? चार्ज के पास ये सरफेस बचेगा, है कि नहीं? ये सरफेस बचेगा। अगर एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर का क्या ऑप्शन बचेगा उसके पास? सरफेस ही बचेगा। तो अगर एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब अंदर कुछ चार्ज हो नहीं सकता, चार्ज क्या होगा? जीरो अंदर में। तो अगर कोई एक्सेस चार्ज होगा तो वो चार्ज कहां पे जाएगा? वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे ही जाएगा। सो देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अगर एक्सेस ऑफ चार्ज रहा
उसके पास कौन सा जगह बचता है जाने के लिए? ओनली द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नाउ इसको हम लोग नॉर्मली समझता है, ठीक है? ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग नॉर्मली समझता है। ये पकड़ लो, एक कंडक्टर है, ये पकड़ लो एक कंडक्टर है। नाउ कंडक्टर के अंदर क्या है? ठीक है, पकड़ लो, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी है, पकड़ लो। इसके पास पहले हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कुछ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो अगर इसके पास एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आपस में क्या करेगा? दे विल रिपेल ईच अदर, है कि नहीं? पॉजिटिव में क्या करेगा? दे विल रिपेल ईच अदर। सेम है ना, रिपेल ही करेगा। अगर उल्टा होता, पॉजिटिव नेगेटिव होता, तो क्या करता है? अट्रैक्ट करता। जनरल थ्योरी ऑफ लाइफ, ठीक है? तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? ये दोनों रिपेल करेगा, ठीक है? हाँ, लाइफ का नहीं बोल सकता, लाइफ में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बट चार्जेस का जनरल थ्योरी। सो पॉजिटिव क्या करेगा? दे विल रिपेल ईच अदर। सो व्हेन दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करते ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम कहां जा सकता है? ये जब आपस में रिपेल करेगा, ये मैक्सिमम कहां जा सकता है? मैक्सिमम ये सरफेस तक जा सकता है, और तो जगह है नहीं, सरफेस के बाहर तो नहीं कूदेगा ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ये जाके ये सरफेस पे रिसाइड करेगा, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट विद नेगेटिव चार्ज। अगर एक कंडक्टर के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव क्या करेगा? दे विल रिपेल ईच अदर, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिपल्शन ये जाके कहां सेटल होगा? ऑब्वियसली सरफेस पे, क्योंकि उससे ज्यादा दूर तो ये जा नहीं सकता। ओके, so this is why there is no net charge inside a conductor and excess charge always resides on the surface of the conductor। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड बिहेवियर। देख लो एक बार। ओके, सो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। और अगर कोई एक्सेस चार्ज होगा, वो क्या हो जाएगा? वो सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा। ओके, वो जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर है वही पे रिसाइड करेगा, ठीक है? नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट। दैट मींस जो पहला वाला पॉइंट था, दैट मींस वी कैन से द चार्जेस विल रिसाइड विद इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या होता है? Potential at every point is same। That means जो कंडक्टर है उसका अगर पोटेंशियल देखो एट एवरी पॉइंट, वो क्या होगा? सेम होगा। नाउ ये क्यों होगा? ठीक है, तो अगेन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला रिलेशन होता है वो ये होता है। Electric field is what? The negative rate of change of potential with respect to distance. Yes or no? So electric field minus dV by dr. Now electric field within the conductor क्या हो गया? Zero. तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या हुआ? dV by dr equal to zero. ठीक है, अभी अगर ये ddr हटा दोगे, हम लोगों को मालूम है क्लास 11 में हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो जो v है वो क्या हो जाएगा? Constant। That means we can say that potential at every point of the conductor is same। Okay, तो ये हो गया थर्ड बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर। देख लो एक बार। Okay, so next property क्या है? Outside the surface of a conductor
Okay, that means just outside the surface of a conductor, electric field is normal to the surface of the conductor. Okay, that means जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर का जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस होता है, उसके साथ क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस. नाउ अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जो थर्ड प्रॉपर्टी था, थर्ड बिहेवियर था, दैट कंडक्टर का ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. तो अगर पोटेंशियल सेम होगा, इट विल बिहेव लाइक ए व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस. यस और नो? एंड in the video lesson of equipotential surface, I have shown you that why electric field is normal to the equipotential surface. तो वही वाला चीज यहाँ पे आएगा, तो एक बार वो वाला वीडियो देख लेना, तो ये पार्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो लास्ट बिहेवियर नंबर 5. So last behavior, electric field at the surface of conductor is directly proportional to the surface charge density. मतलब एक कंडक्टर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट. ओके, नाउ कोई भी एक कंडक्टर पकड़ लो इरेगुलर शेप का, एक कोई भी एक कंडक्टर पकड़ लो. ठीक है, ये पकड़ लो, उसका आउटर सरफेस है, ये वाला उसका आउटर सरफेस है, ऐसे नॉर्मली पकड़ लो. हाँ, पकड़ लो, ये एक कंडक्टर है और ये हो गया उसका आउटर सरफेस, ये पकड़ लो हो गया उसका आउटर सरफेस. नाउ इनसाइड द कंडक्टर चार्ज क्या है, जीरो. सो चार्जेस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कहां पे रहता है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे. तो ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे क्या है, चार्ज है. अभी अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम लोग को मालूम है गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेता हूं. ठीक है, ये छोटा सा जो सिलिंड्रिकल एज्यूम किया है हम लोगों ने गॉसियन सरफेस, इसको पिल बॉक्स भी बोलता है. ठीक है, एक शॉर्ट सिलेंडर. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया. नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे निकलेंगे, वो ऐसे निकलेगा. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा निकलेगा ना. ये सरफेस है, ये पकड़ लो सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा निकल रहा है. इसके चारों तरफ हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस पकड़ लिया. ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लक्स, यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइंस नहीं है. तो फील्ड लाइन सिर्फ निकल रहा है ये क्रॉस सेक्शन से. ठीक है, जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड. तो ये हो गया पकड़ लो इसका एरिया वेक्टर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर. सो वी नो व्हाट इज द फ्लक्स, फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर. ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो. सो इफ वी पुट E डॉट ds cos 0 डिग्री, cos 0 1, तो फाई क्या मिलेगा, E delta S. Also we know charge enclosed by the Gaussian surface with respect to surface charge density. चार्ज का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं, Q इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो रो इनटू डेल्टा एस, ये होता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, देख लेना मेरा पुराना वीडियो में. सो देयरफॉर वी नो दैट. नाउ यहाँ पे अगर हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. फाई का वैल्यू कितना मिला, E डेल्टा S इक्वल टू Q का वैल्यू कितना मिला, सिग्मा डेल्टा S डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. डेल्टा S cancel, so we get electric field equal to sigma by epsilon naught. If we write in terms of vector, we can give here a unit vector. So obviously जो electric field हो रहा है वो क्या हो रहा है, directly proportional to surface charge density. तो ये हो गया इसका fifth behavior. Okay? हेलो एवरीवन. सो इस वाले वीडियो में
आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अबाउट डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ऐसा नहीं है जो इसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज है कुछ सीखने के लिए नहीं, लेकिन जो भी है पूरा कॉन्सेप्चुअल थिंग है, इसको पूरे अच्छी तरीके से समझना होगा। इसमें कुछ सिर्फ समझना है और नोट्स इसका प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, इसमें कुछ फॉर्मूला उतना ज्यादा डेरिवेशन नहीं आने वाला है। ठीक है, नाउ डाइइलेक्ट्रिक, ये वाला टर्म शायद हम लोगों ने आज पहला बार डिस्कस किया होगा। सो व्हाट इज अ डाइइलेक्ट्रिक? सो ए डाइइलेक्ट्रिक इज नथिंग, a dielectric is any insulator that does not allows electricity to pass through it but develops some electric property when an external field is applied. So डाइइलेक्ट्रिक क्या है? जो नॉर्मल इंसुलेटर्स होता है हम लोग उसी को डाइइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? ए डाइइलेक्ट्रिक इज एनी इंसुलेटर, ओके, इट इज ए इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर दैट डज नॉट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ऑब्वियसली अगर वो इंसुलेटर है तो कैसे करंट पास हो सकता है कि नहीं? बट डेवलप्स सम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। सो इंसुलेटर का क्या होता है? जब एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाता है। विथ रेस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज डेवलप विद इन एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर को हम लोग क्या टर्म से बुलाते हैं? डाइइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो इंसुलेटर है वो नॉर्मल इंसुलेटर हो गया, उसी इंसुलेटर को जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएगा। सो विथ रेस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टीज हम लोग वो इंसुलेटर को क्या बुला सकते हैं? डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हो गया उसका डेफिनेशन, एक बार नोट कर लो। ओके, सो डाइइलेक्ट्रिक का एग्जांपल वाटर, ठीक है, वुड, ग्लास, ये सब क्या है? ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल्स है। यही सब क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक का एग्जांपल होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है देखो, वो सब इंसुलेटर जिसको हम लोग थोड़ा बहुत पोलराइज कर सकता है, वो सब इंसुलेटर जिसको हम लोग थोड़ा बहुत पोलराइज कर सकता है, वो सब इंसुलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक। Those insulators that can be polarized up to some extent are what? Are dielectric. Now यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन होगा, सर पोलराइज मतलब क्या होता है? तो मैं आगे समझा रहा हूं कि एक इंसुलेटर को पोलराइज करना मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ ये जो वीडियो है इसके साथ मैंने एक पुराना वाला वीडियो अटैच किया हुआ है कि नहीं? तो वो पुराना वीडियो में देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कंडक्टर कैसे बिहेव करता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? ये पकड़ लो एक, ये पकड़ लो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक कंडक्टर रख दिया। सो जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने बोला था जैसे यहां पे कंडक्टर रखोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, है कि नहीं? एक्चुअल में क्या होता है देखो, जब कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये हो गया कंडक्टर, हाँ,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये पकड़ लो, हम लोगों ने ले लिया एक्सटर्नल मतलब ई नॉट, ई आउटसाइड, ठीक है। तो ये कंडक्टर में अभी ऑलरेडी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं। और हम लोग को मालूम है कंडक्टर के पास क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये जो कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, हम लोग को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो इस तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंसिक्वेंटली अगर नेगेटिव चार्ज इस तरफ आके जमा हो जाता है, ठीक है, तो इस तरफ क्या हो जाता है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, या फिर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बनेगा, ठीक है, इसको हम लोगों ने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक बनता रहेगा, कब तक इंड्यूस होता रहेगा, जब तक ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा पूरी कैंसिल नहीं कर देता, ठीक है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ये हो गया कंडक्टर का बिहेवियर। अब देखो डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट। अभी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे और यहां पे एक डाइइलेक्ट्रिक रख दोगे, यहां पे हम लोग कंसीडर कर रहे थे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया ई नॉट। सो ऑब्वियसली डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ये जो इंसुलेटर है या फिर ये जो डाइइलेक्ट्रिक है ना, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है वो पकड़ लो इतना है, बात समझो। हाँ, तो ये हो गया आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल तो करता है लेकिन टोटली कैंसिल आउट नहीं करता है, सिर्फ कुछ पोर्शन को कैंसिल करता है। जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सिर्फ कुछ पोर्शन को ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करता है। ऐसे रिजल्ट इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 0 नहीं होता है, ये 0 नहीं होता है, ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सॉरी सॉरी इतना चिल्लाना पड़ता है कि ओके। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। क्यों, जो आउटसाइड और इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दे कैंसल्स आउट ईच अदर। डाइइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में नहीं होता है, ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है अंदर में, जो इसका जो नेट इफेक्ट है उसको क्या करता है, जो आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। नाउ क्वेश्चन आया, जो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शो कर रहा है, इसी इंसुलेटर को तो हम लोग डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अभी फिर से एक क्वेश्चन आया, क्यों इंड्यूस हो रहा है, तो ये इंड्यूस इसलिए हो रहा है जो ये जो डाइइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल्स है, आइदर ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीओरिएंट कर रहे हैं या फिर ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को, ठीक है, मतलब जो अंदर मॉलिक्यूल के अंदर में जो चार्ज है उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो रहा है। फिर से क्वेश्चन आता है, फिर से कंफ्यूजन आता है, जो कैसे स्ट्रेच होगा, कैसे रीओरिएंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को कुछ चीज समझना होगा, चलो देख लेते हैं, ठीक है।
सो जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो दो तरह का होता है, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक and polar dielectric. So dielectric can be categorized into two types, non-polar dielectric and polar dielectric. What is a non-polar dielectric? A non-polar dielectric is a dielectric that is made up of non-polar molecules. What is a polar dielectric? The dielectric that is made up of polar molecules is called a polar dielectric. Now I think chemistry में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं नॉन पोलर और पोलर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम लोग देख लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है? सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम लोग किसको बोलते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स वेयर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज coincides. Center of positive charge and center of negative charge coincides. अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल लोगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड हो रहा है, तो वो मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये सब लिया, पकड़ लो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है? दो हाइड्रोजन एटॉम है, तो ये पकड़ लो एक हाइड्रोजन एटॉम, ये पकड़ लो दूसरा हाइड्रोजन एटॉम, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन एटॉम क्या होगा? एक जैसा होगा। ये पकड़ लो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये पकड़ लो इस एटॉम का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका प्रोबेबल सेंटर, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस का अगर सेंटर लोगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कहां पे होगा? यहीं पे कहीं पे होगा। We can say that the center of these positive charges are somewhere here. And electron क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो मूव होता रहता है कि नहीं? लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें पाया गया हुआ है जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, सभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर एक कॉमन सेंटर निकालोगे तो वो जो सेंटर होता है वो इसी पॉजिटिव के साथ ओवरलैप हो रहा है या फिर कोइंसाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्जेस का अगर एक सेंटर लोगे, उसी सेंटर के साथ जो नेगेटिव चार्जेस होगा उस एटॉम में, ठीक है, या फिर उस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्जेस होगा उसका प्रोबेबल सेंटर उसी पॉजिटिव सेंटर के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल में एक्चुअली होता क्या है देखो, ठीक है। सो polar molecule. So polar molecule example HCl, NH3, ये सब एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। पकड़ लो ये एक हाइड्रोजन का एटॉम और ये एक क्लोरीन का एटॉम। ऑब्वियसली क्लोरीन का जो एटॉम होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन के एटॉम से बड़ा होगा। ये हो गया सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये हो गया सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन। नाउ ये जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था ना, सेंटर बोल लो या फिर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बोल लो। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हेवियर की तरफ हमेशा शिफ्ट हो जाता है। तो ये दोनों, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली क्लोरीन की तरफ होगा कि नहीं? थोड़ा बहुत वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना। देख लो बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
ओके, नाउ केमिस्ट्री में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है कि नहीं? हाइड्रोजन और क्लोरीन में ऑब्वियसली क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या होगा, उसका जो नेगेटिव चार्ज को खींचने का टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। बात समझो, हाँ, अगर यहाँ पे दो सिमिलर एटॉम्स होता तो जो नेगेटिव चार्ज है उसका भी सेंटर पॉजिटिव चार्ज के सेंटर के साथ ओवरलैप हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है और जो हाइड्रोजन है वो सिमिलर एटॉम्स नहीं है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो तो थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन के पास ज्यादा चार्ज है, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन का टेंडेंसी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को अपने ओर खींचने के लिए ज्यादा होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो थोड़ा बहुत क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो थोड़ा बहुत क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। सो यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं हो रहा है कि नहीं? सो सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, okay, where the center of positive charge and the center of negative charge does not coincide are called what? Polar molecule. And the type of molecule where the center of positive charge and the center of negative charge coincide is called what? Non-polar molecule. ठीक है, सो जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक होगा वो क्या होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये जो अभी तक हम लोगों ने समझा डाइलेक्ट्रिक का, यहाँ पे पोलर नॉन पोलर में ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम लोग देखेंगे जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक्चुअली इसके साथ क्या होता है, ठीक है? आई गेस मैंने ये डायग्राम ठीक बनाया हुआ है, तुम लोग को ज्यादा मालूम होगा केमिस्ट्री में, अगर कुछ गलती है, जैसे क्लोरीन आगे होना चाहिए, हाइड्रोजन पीछे, तो वो सब ठीक कर लेना, ठीक है? ओके, सो नाउ polar and non-polar dielectric in external electric field. Okay, so पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे हम लोगों ने ले लिया, पकड़ लो, ये एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, अच्छे से समझना, हाँ, और यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ। नाउ नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो ओवरलैप होता है कि नहीं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। सो ये जो मॉलिक्यूल्स होता है दे आर काइंड ऑफ सिमेट्रिक, ओके, इन लोगों का जो ये जो मॉलिक्यूल्स का शेप होता है दे आर सिमेट्रिक इन शेप। ना अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं है, हाँ, अभी एक बात बोलो, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है अगर ये ओवरलैप करेगा तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, है ही नहीं ना, कहां डिस्टेंस है, जीरो। तो अगर ये डिस्टेंस जीरो होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ना ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है, बात समझो, हाँ, ये मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है, क्यों? बिकॉज जो डाइपोल है उसका डेफिनेशन क्या था, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो अगर ये मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल के पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और या फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का हम लोग जो सेंटर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं वो सेंटर के रेस्पेक्ट में ये ओवरलैप हो रहा है, तो वो जो सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। अगर डिस्टेंस जीरो होगा ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, है कि नहीं? अगर ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका नेट डाइपोल क्या होगा, या फिर नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा,
है कि नहीं? अगर डायपोल की तरह बिहेव कर ही नहीं रहा है तो डायपोल मोमेंट तो जीरो होगा। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? Q इंटू ट्वाइस ए, where twice a was the distance between the charges। यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। सिमिलरली जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग और दे आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है and they are also not symmetric in shape, they are unsymmetrical and they are oriented randomly। ये पकड़ लो ऐसा है, यहां पे पकड़ लो ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा। तो जो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होता है, they are randomly oriented, okay। नाउ यहां पे बात समझो, हाँ, यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो थोड़ा थोड़ा दूर पे है कि नहीं? वो थोड़ा दूर पे रहता है। ये हम लोग पकड़ रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझो, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो ये तो डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय सिस्टम, सो इट इज बिहेविंग लाइक अ डायपोल। बट इसमें क्या होता है, बात समझना अच्छे से, हाँ, क्योंकि ये सब जो मॉलिक्यूल्स होता है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडम मतलब जैसे जैसे है, तो इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, इसका डायपोल, ऐसा नहीं है इसका इसका कैंसिल हो रहा है, ये तो हम लोग समझने के लिए ले रहा है कि नहीं? तो इसका जो भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करता है, ठीक है, रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से एक ऐसा हो जाता है जिसका जो नेट डायपोल होता है वो जीरो बन जाता है। मतलब एक मॉलिक्यूल का डायपोल दूसरे मॉलिक्यूल के डायपोल को कैंसिल आउट कर देता है। इस तरीके से जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट होते होते या फिर डायपोल कैंसिल होते होते, ठीक है, पकड़ लो, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ बन रहा है, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ बन रहा है, ओके, डायपोल मोमेंट, हाँ, कैंसिल आउट होता है। तो ये डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होते 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 जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देने से पहले दोनों में डायपोल मोमेंट कितना था, नेट डायपोल मोमेंट कितना था, जीरो। इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो तो डायपोल की तरह बिहेव कर ही नहीं रहा है, इसका मॉलिक्यूल्स डायपोल की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन they cancels each other and the net dipole moment becomes how much, zero. Now if we apply an external electric field, अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इसमें भी अप्लाई कर रहा है, इसमें भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पुश करता है और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक फोर्स लगाता है। तो बात समझो, हाँ, अभी जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, यहां पे हम लोग एज्यूम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में देने के साथ साथ ये जो डाइइलेक्ट्रिक था, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, जो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड कर रहा था, अभी नेगेटिव सेंटर क्या होगा, अभी नेगेटिव सेंटर, अभी जो नेगेटिव सेंटर है वो क्या होगा, अभी जो नेगेटिव सेंटर है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, इस तरफ, और जो पॉजिटिव सेंटर है इस तरफ, उन पे फोर्स लगेगा। एज ए रिजल्ट अभी they will not overlap but they will be somehow like this। नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगा तो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो इस तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है इस तरफ चला गया। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं ना कि इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप आ गया बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नाउ दे विल बिहेव लाइक व्हाट, डाइपोल। तो अभी जो नेट डाइपोल है वो क्या होगा, ये जीरो तो नहीं होगा, है कि नहीं। सिमिलरली इसमें क्या होता है, जैसे इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ठीक है, पॉजिटिव पे इस तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे इस तरफ फोर्स लगेगा, तो ये अपने आप को रीओरिएंट कर लेता है, ये अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है। और ओरिएंटेशन चेंज करके ये कैसे ओरिएंट होता है,
ये अलाइन हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज चला गया इस तरफ, नेगेटिव आ गया इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, ऐसे आ जाएगा। सो अगेन अभी क्या हो गया, पहले तो रैंडम ओरिएंटेशन था, इसलिए क्या जैसे भी हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर किया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब रैंडम ओरिएंटेशन नहीं है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड है, तो अभी जो नेट डाइपोल है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। अभी जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, और नेट डाइपोल जीरो तो नहीं होगा। अभी डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, और जो नेट डाइपोल है वो भी जीरो नहीं होगा। सो dielectric, whether it is polar or non-polar, as soon as you apply an external electric field, जैसे ही एक external electric field को apply करोगे, okay, what happens? They develop some net dipole moment. The dipole moment which was net dipole moment which was previously zero, now they will develop some net dipole moment. This fact is known as polarization. इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो मैंने बोला था ना, जो डाइइलेक्ट्रिक जो होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि या तो वो अपने आप को रीओरिएंट करता है, या फिर अपना जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो नॉन पोलर में जो मॉलिक्यूल हो रहा है वो स्ट्रेच हो रहा है, पोलर में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो रीओरिएंट हो रहा है। इसके वजह से इसके अंदर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, जो कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, कैंसिल आउट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन एंड डाइइलेक्ट्रिक। थैंक यू।